नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। त्रिपुरा में आज गुरुवार को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 81.11% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। यह आंकड़ा शाम 4 बजे तक का है। इसमें बदलाव हो सकता है। चुनाव नतीजे 2 मार्च को आएंगे। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने की उम्मीद है। उधर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ने उसे कड़ी चुनौती दी है, लेकिन अगर त्रिशंकु सदन की स्थिति बनती है तो नई पार्टी तिपरा मोथा किंग मेकर साबित होगी। भारतीय टीम से बाहर चल रहे क्रिकेटर पृथ्वी शॉ मुश्किल में फंस गए हैं। वो आज सोशल मीडिया पर गुरुवार को ट्रेंड करने लगे। उनकी कुछ सेकंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें वो एक लड़की से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं और लड़की से बेसबॉल बैट छीनते नजर आए। ये मामला काफी बढ़ गया। इस मामले में कुल 8 लोगों पर शॉ की कार का पीछा करने, उसमें तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। मारपीट की शिकायत की गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पृथ्वी शॉ के दोस्त की शिकायत के मुताबिक मुंबई हवाई अड्डे के पास एक लग्जरी होटल में बुधवार तड़के झगड़ा तब शुरू हुआ जब शॉ के 2 फैन, एक पुरुष और एक महिला, सेल्फी के लिए क्रिकेटर के पास पहुंचे। कुछ तस्वीरों के बाद जब उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और ज्यादा तस्वीरें खिंचाने को कहा, तो शॉ ने अपने दोस्त और होटल के प्रबंधक को फैंस को हटाने के लिए बुलाया। शिकायत में कहा गया है कि बाहर निकाले जाने के बाद फैंस पृथ्वी शॉ के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे और बेसबॉल के बल्ले से लैस कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ को घेर लिया। शिकायत में कहा गया है कि जब शॉ और उनके दोस्त गाड़ी से निकले तो उन्होंने कार का पीछा किया, इसे ओशिवारा के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर रोका और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शॉ के दोस्त के अनुसार फर्जी पुलिस केस दर्ज करने की धमकी देते हुए उन्होंने 50,000 रुपए की मांग की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार शॉ और उनके दोस्त पर आरोप लगाने, उनकी कार का शीशा तोड़ने और 50,000 रुपए की मांग करने के आरोप में 8 लोगों को पुलिस मामले में नामजद किया गया है। शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से 2 की पहचान शोभित ठाकुर और सना या सपना गिल के रूप में हुई है। उन्होंने शॉ के दोस्त के आरोपों को खंडन किया है और क्रिकेटर पर पहले उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने बॉयफ्रेंड और समाजवादी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष फहद अहमद से शादी की है। फहद अहमद समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र शाखा से जुड़े हुए हैं। अभिनेत्री ने फहद के साथ अपने रिश्ते की टाइमलाइन देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। अक्सर राजनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय दिखने वाली स्वरा भास्कर ने वीडियो में कहा, ये एक प्रेम कहानी है जो विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुई। स्वरा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में कई मौकों पर फहद अहमद और स्वरा भास्कर एक साथ दिखाई दिए। वीडियो में जनवरी 2020 का एक क्लिप भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्वरा भास्कर मंच से कह रही हैं, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इस भाषण के दौरान फहद अहमद स्वरा के साथ उसी मंच पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिर में बताया गया है कि उन्होंने 6 जनवरी को कोर्ट में शादी के लिए पेपर जमा कराए थे। एक नई अंडरकवर जांच ने दावा किया है कि एक इजरायली टीम कम से कम 30 देशों के चुनावों में हेरफेर कराने और हैकिंग करने में शामिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम का कोड नाम हॉरे है, जो सोशल मीडिया पर हैकिंग, फेक न्यूज फैलाने जैसे कामों से दुनिया भर में 30 से अधिक देशों के चुनावों में हेरफेर कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक टीम ऑरे का नेतृत्व 50 वर्षीय ताल हनान द्वारा किया जाता है, जो फॉर्मर इजरायली स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की इस कंपनी ने जिन 30 देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित करने का काम किया, जिनमें भारत भी शामिल है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कई सवाल पूछे हैं। इजरायली कंपनी के द्वारा भारत समेत 30 चुनावों में हस्तक्षेप करने की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इजरायल की एक कंपनी की संलिप्तता उजागर होने की बात बहुत गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर देश को जवाब देना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजरायल की एक निजी कंपनी ने भारत सहित 30 देशों में हैकिंग, सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाना और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम किया है और इससे देश का लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा काम कर रही है जिससे लोकतंत्र का हनन होता है। मोदी सरकार लगातार विदेशी कंपनियों की साजिश में शामिल होकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले पेगासस से मिलकर जजों, विपक्षी नेताओं तथा अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी की, उनके फोन टैप किए। अब जो मामला सामने आया है वो इजरायली कंपनी का है जिसने 30 देशों में लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया, झूठा प्रचार चलाया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को प्रभावित किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई उदाहरण देकर भी समझाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आदि महोत्सव का गुरुवार को उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आदि महोत्सव का उद्घाटन करने के साथ ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। ये आयोजन 16 से 17 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। पहली बार अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों तक इस इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। अब अमृत महोत्सव में देश ने अतीत के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और महंत राजू दास के बीच मारपीट को मौर्य ने मुद्दा बना दिया है। उन्होंने इसे पिछड़ों और दलितों के सम्मान से जोड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने बुधवार की घटना के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, जो खुद को ओबीसी नेता बताते हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मौर्य ने कहा कि कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख रुपए की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए तो कोई हत्या करने की बात कर रहा है। मौर्य ने कहा ये साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को पहचान करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है कि भाजपा प्रदेश और केंद्र की सरकार मेरी हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है, इसलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साधु संतों के कपड़ों में ये आतंकी चेहरे हैं। सरकार को इनका संज्ञान लेकर खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी का नतीजा है कि महंत राजू दास ने मुझ पर तलवार से हमला किया। राहुल ने संसद में राष्ट्रपति के संयुक्त अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय टिप्पणी के लिए विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर जवाब दिया है। लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा वो अपने बयान पर कायम है। संसद के अंदर उन्होंने जो भी कहा वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर कहा है और जो कहा है उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल को निर्देश दिया था कि वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा सांसद दुबे द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आरोप प्रत्यारोपित बयानों को लेकर पेश किए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब दें। इसके लिए उन्हें 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार के उद्योगपतियों से रिश्तों को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें लिखा गया है कि बीते 5 साल में एमएसएमई के 75% उद्योगों की आमदनी में कोई बदलाव नहीं आया है। इसको ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मित्रकाल की कहानी, 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं, 72% की आमदनी स्थिर रही, घटी या फिर खत्म, 62% को बजट से सिर्फ निराशा मिली। राहुल ने लिखा, जिस जादू से एक मित्र को दुनिया में दूसरा सबसे अमीर बनाया, वही जादू छोटे व्यापारों पर क्यों नहीं चलाया। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद आए राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा कि क्या नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले पर बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। बता दें, नवाब राबिया के फैसले ने अयोग्यता याचिकाओं को तय करने के लिए स्पीकर की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उनके निष्कासन की मांग वाला प्रस्ताव भी लंबित था। सुनवाई के दौरान शिंदे पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि नवाब राबिया के फैसले की सत्यता पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं। वहीं महाविकास आघाड़ी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची की इस तरह से व्याख्या की जाए कि सरकारों को गिराने के लिए इसका दुरुपयोग न किया जा सके,
ये आज के नहीं बल्कि कल के बारे में भी है। निर्वाचित सरकारों का गिरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि अयोग्यता याचिकाओं का फैसला नहीं किया जाता। शिंदे समूह के वकीलों ने तर्क दिया कि एक स्पीकर को अयोग्यता का फैसला करने की अनुमति देना, जब वो खुद को हटाने के लिए एक प्रस्ताव का सामना कर रहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा, क्योंकि स्पीकर सदस्यों को निष्कासित करके सदन की संरचना को बदल सकता है और इस तरह सदन में अपने खिलाफ प्रस्ताव को गिराना सुनिश्चित कर सकता है। अडानी समूह ने साफ किया है कि उसने स्वतंत्र ऑडिट के लिए ग्रांट थॉर्नटन को हायर नहीं किया है और पहले मीडिया में ऐसी खबर आई थी वो अफवाह थी। एक रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजारों को भेजे स्पष्टीकरण में इसने ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त करने की खबर को मार्केट की अफवाह बताया। स्टॉक एक्सचेंजों को जारी एक बयान में अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि हम ये पुष्टि करना चाहते हैं कि हमने सेबी रेगुलेशंस 2015 और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हमारे समझौतों के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में खुलासे किए हैं। आपसे अनुरोध है इसे अपने रिकॉर्ड में लें। बता दें, कुछ दिनों पहले कई मीडिया रिपोर्टरों ने सूत्रों के हवाले से संकेत दिया था कि अडानी समूह ने यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए दावों को खारिज करने के लिए ग्रांट थॉर्नटन को अपनी कुछ कंपनियों का स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया था। कर्नाटक में राजनीतिक रूप से मजबूत लिंगायत समुदाय के कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक कर अपने समुदाय के लोगों को 70 सीटें देने और मुख्यमंत्री भी लिंगायत समुदाय से बनाने की मांग की है। कांग्रेस जहां इस मांग से उत्साहित है, वहां उसकी कुछ चिंताएं भी हैं। कर्नाटक में एक चलन रहा है कि लिंगायत समुदाय के नेता जब अपने समुदाय के लिए जिस पार्टी में ज्यादा टिकट मांगते हैं, समुदाय का पलड़ा भी उधर झुक जाता है। कर्नाटक में आबादी के लिहाज से भी लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय सबसे ज्यादा है। दोनों को ओबीसी में शामिल किया गया है। कांग्रेस टिकट मांगने वाले 200 उम्मीदवारों में से लिंगायत नेताओं ने कम से कम 70 टिकटों की मांग की है। उत्तर कर्नाटक में लिंगायत वोटों का अधिकतम हिस्सा कांग्रेस हासिल करना चाह रही है। राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के पक्ष में समुदाय के वोटों में बड़े बदलाव की संभावना है। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के मुताबिक समुदाय के नेताओं ने आलाकमान को बता दिया है कि लिंगायतों को आकर्षित करने का ये सबसे अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कांग्रेस कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकती है, इस बारे में आलाकमान को संदेश भेज दिया गया है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कतील ने साफ तौर पर टीपू सुल्तान के मानने वालों को मारने की अपील की। उन्होंने कह दिया कि टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़कर जंगलों में भेज देना चाहिए। टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही है और इसी वजह से इस पर विवाद भी होता रहा है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 2019 में माध्यमिक स्कूलों के इतिहास की किताब से टीपू सुल्तान के पाठ को हटाने की बात की थी, तो इस पर काफी विवाद हुआ था। कर्नाटक में सत्ता में आने के तुरंत बाद जुलाई में बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती समारोह को खत्म कर दिया था। अब कतील ने कहा है, मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि आप भगवान हनुमान या टीपू की पूजा करते हैं? फिर क्या आप उन लोगों को जंगल भेजेंगे जो टीपू को कट्टर अनुयायी हैं? इस बारे में सोचें कि आपको लगता है कि इस राज्य को भगवान हनुमान भक्तों या टीपू के वंशजों की जरूरत है? मैं एक चुनौती देता हूं, जो लोग टीपू के कट्टर अनुयायी हैं, उन्हें इस उपजाऊ धरती पर जीवित नहीं रहना चाहिए। पहले कर्नाटक बीजेपी प्रमुख नलिन कतील ने कहा था कि टीपू सुल्तान के समर्थकों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वहीं अब कर्नाटक के मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया को खत्म करने का आह्वान कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक के मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण पर उन्हें मारने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने लोगों से अपील की है कि टीपू की तरह मुझे भी मार डालो। अश्वत्थ नारायण, आप लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बंदूक खुद उठा लें। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं है कि अश्वत्थ नारायण मुझे मारने का आह्वान कर रहे हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करने वाली पार्टी के नेताओं से हम प्यार और दोस्ती की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कर्नाटक में चुनाव नजदीक आता देख टीपू सुल्तान पर विवाद फिर से खड़ा किया जा रहा है ताकि राज्य में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव कराया जा सके। कल बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के बयान के बाद आज गुरुवार को एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसका जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों, मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, बोलो मेरा क्या कर लोगे? ओवैसी ने सवाल किया है कि कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान के बारे में जो कहा है, क्या उससे पीएम मोदी सहमत हैं? ये हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला आह्वान है। क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ये नफरत है। ओवैसी ने कहा कि इतिहास में जो दर्ज है, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष उसे कैसे मिटा सकते हैं? टीपू सुल्तान की महान शख्सियत के आगे कर्नाटक बीजेपी के नेता बौने हैं, वो कहीं नहीं खड़े हो सकते।
क्या वो बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय उनके नेता या संगठन क्या कर रहे थे? बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में छापे को तीसरा दिन बीतने वाला है, लेकिन भारत सरकार के आयकर विभाग ने ये नहीं बताया है कि उसे जिन चीजों की तलाश थी वो मिली या नहीं मिली। अलबत्ता न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आयकर अधिकारी बीबीसी के पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर बीबीसी के भारतीय पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप में आयकर विभाग को किस चीज की तलाश है। पिछले दिनों से अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। 10 कर्मचारी पिछले 45 घंटों से भी ज्यादा समय से अपने घर नहीं जा सके हैं। रॉयटर्स ने गुरुवार को दोपहर बाद जारी एक समाचार में कहा कि भारतीय टैक्स अधिकारियों ने कुछ बीबीसी संपादकीय और प्रशासनिक कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की। ये जानकारी बीबीसी के भारतीय पत्रकारों से जुड़े सूत्रों ने दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।